Hello everyone. So this is part third of chapter 10 of class 7. So in our last video we have discussed till here, till Awadh. Okay, till Awadh. And now we will discuss Bengal. And then we will come forward to the Watan Jagris of the Rajput, which was a second state. We have discussed three states, and in detail we are discussing the first state. Then we will discuss the second state. So let's start. Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the naib deputy to the governor of the provinces. तो जो बंगाल था वो कैसे मुगल के कंट्रोल से कैसे अलग हुआ अंडर द मुर्शिद कुली खान वो मुगल के कंट्रोल से अलग हुआ, जो कि अपॉइंट किया गया था एज अ नाइब. अब एज अ नाइब मतलब डिप्टी, नाइब का मतलब होता है डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस. तो ठीक है, तो वहाँ पे बंगाल में नायब को डिप्टी, जो डिप्टी होता है, जो गवर्नर होता है उसका जो डिप्टी होता है उसको हम नायब कहते हैं. ओके. ऑल्थो नेवर अ फॉर्मर सूबेदार, मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेट विद दैट ऑफिस. लेकिन मतलब जैसे कि डिप्टी था तो एक कोई फॉर्मल सूबेदार तो ये था नहीं, तो फिर भी मुर्शिद कुली खान काफ़ी क्लीवर था और बहुत जल्दी उसने सारी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया या फिर अपने ऑफिस के अंतर्गत कर लिया. Like the rulers of Hyderabad and Awadh, he also commanded the revenue administration of the state. जैसे कि अवध हमने पढ़ा कि हैदराबाद और अवध के रूलर ने किया था, वैसे इसने भी पूरा रेवेन्यू का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अपने हाथ में ले लिया. इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, ही ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार्स टू उड़ीसा एंड ऑर्डर्ड अ मेजर रिसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल. तो मतलब ताकि मुगल का जो इन्फ्लुएंस वो कम हो जाए, इसके लिए इसने क्या किया, जो भी मुगल्स के जागीरदार थे उनको इसने उड़ीसा में ट्रांसफ़र कर दिया और उन्होंने और ऑर्डर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाए. ठीक है. रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विथ ग्रेट strictness from all zamindars. As a result, many zamindars had to borrow money from bankers and money lenders. Those unable to pay were forced to sell their lands to large zamindars. तो जो रेवेन्यू था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से कलेक्ट किया जा रहा था. इसने ऐसा ऑर्डर दिया था कि रेवेन्यू कलेक्ट हो, चाहे आप टिट फॉर टैट, मतलब कुछ भी करो लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए. तो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो सारे ज़मींदार्स को बहुत फोर्स किया जा रहा था कलेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन ज़मींदार्स को पैसे लेने पड़ते थे बैंकर्स और मनी लेंडर से, ताकि वो टैक्स पे कर सके, जो भी रेवेन्यू वो पे कर सके. और जो लोग नहीं दे पाते थे उनको काफ़ी सारा दोज अनेबल टू पे वर फोर्स टू सेल देयर लैंड्स टू लार्ज जमींदार्स. और जो लोग नहीं पे कर पाते थे ऐसे टैक्सेस, उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जो भी लैंड है उसको जो बड़े बड़े ज़मींदार से उनको वो सेल करें. The formation of a regional state in 18th century Bengal therefore led to considerable change among the zamindars. तो जो रीजनल स्टेट बन रहे थे धीरे धीरे 18th सेंचुरी में बंगाल में, उससे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ अमंग द ज़मींदार्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए. द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स नोटिसेबल इन Awadh and Hyderabad as well were evident in Bengal under the rule of Alivardi Khan. During his reign, the banking house of Jagat Seth became extremely prosperous. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि कितना क्लोज कनेक्शन हुआ करता था जो भी गवर्नर्स और मुगल एम्परर्स थे, वैसे ही क्लोज कनेक्शन यहाँ भी था अंडर द रूल ऑफ अलीवर्दी खान. ठीक है. और इसके राइम में क्या हुआ था कि जो बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस. तो जो बैंकिंग हाउस था जगत सेठ का, किसके टाइम पे अलीवर्दी खान के टाइम पे, जो कि रूल किया था 1740 से 1756 के बीच में. इसके टाइम जो हमारा जगत सेठ का जो भी बैंकिंग हाउस था वो काफ़ी प्रॉस्परस कर गया था, काफ़ी हम कह सकते हैं ऊंचाइयों की राह को छू रहा था. If we take a bird's eye view, we can detect three common features among these states. तो अगर हम मोटे तौर पर देखें, बर्ड्स आई व्यू से देखें, तो हम एक तीन फीचर्स, हम कॉमन फीचर्स डिटेक्ट कर सकते हैं ये तीनों स्टेट पे. पहला क्या है, पहला
First, though many of the larger states were established by erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative system that they had inherited, in particularly the जागीरदारी system. तो पहला ये कि मतलब ये काफ़ी बड़े बड़े स्टेट्स थे जो कि इस्टेब्लिश किए गए थे मुगल नोबल्स के द्वारा। तो इन्होंने सबसे पहला यही किया, सबसे पहला अपने अंडर लाने के लिए, अपने अंडर कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने सबसे पहला जो हथियार उठाया वो ये उठाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को उन्होंने अपने अंदर करने की सोची, ठीक है, बाय द जागीरदारी सिस्टम, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो सब हम अपने हाथ ले लें। दूसरा उन्होंने क्या किया, सेकेंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड rather than relying upon the officers of the state. All three regions contracted with revenue farmers for the collection of revenue. The practice of irardari, throughout disapproved of by the Mughals, spread all over India in the 18th century. Their impact on the countryside differed considerably. तो दूसरा जो उन्होंने क्या चीज़ किया, दूसरा उन्होंने टैक्स का सिस्टम लगाया। मतलब जैसे कि हमको पता है कि तीनों जगह टैक्स का जो कलेक्शन सिस्टम था वो काफ़ी अलग अलग था, लेकिन इन्होंने जो कॉमन प्रैक्टिस अपनाई वो ये अपनाई कि उन्होंने जो भी स्टेट्स द्वारा, जो मुगल्स द्वारा अपना ज़मींदार या फिर जो भी टैक्स कलेक्टर्स अपॉइंट किए गए थे, उन्होंने इसको रिप्लेस किया और वहाँ पे खुद के फार्मर खुद के रेवेन्यू फार्मर्स उन्होंने वहाँ पे नियुक्त किए जो कि टैक्स कलेक्ट करें। तो दूसरा इन्होंने ये मेजर चेंज किया, इन तीनों मतलब तीनों स्टेट में ये चीज़ कॉमन थी। तीसरा इन्होंने क्या किया, द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दीज रीजनल स्टेट्स वाज देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप विथ रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट। तीसरा उन्होंने काफ़ी कॉमन रिलेशनशिप्स बनाए बिटवीन रिच बैंकर्स एंड जो वहाँ के मर्चेंट्स थे उनके बीच में। These people lent money to revenue farmers, received land as security, and collected taxes from these lands throughout their lending. तो ये जो peoples थे, मतलब जो ये जो लोग जो जिनके बीच में इन्होंने मर्चेंट्स और रिच बैंक के जो ये लोग रिलेशनशिप बना रहे थे, ये लोग क्या करते थे, लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, ठीक है, ये लोग फार्मर्स को पहले तो उधारी देते थे ताकि वो फार्मर्स टैक्स दे सके, रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रू देयर ओन एजेंट्स। फिर ये लोग क्या करते, पहले तो ये लोग टैक्स चाहिए तो ये लोग फार्मर्स को क्या देते थे, ये लोग पैसा देते थे कि ठीक है आप लोन लो हमसे, उस लोन के बदले में ये लोग उनकी ज़मीन रख लेते थे। अब ये लोग ज़मीन रख ली है उनकी, उसके बदले में उससे क्या करते थे ये लोग, अब उससे ये लोग अपना टैक्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, खुद के एजेंट्स द्वारा ही ये लोग फिर उससे टैक्स किया करते थे। थ्रू आउट द रिचेस्ट मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर गेनिंग ए स्टेक इन द न्यू। तो इससे क्या हुआ, ये जो भी मर्चेंट्स और बैंकर्स थे वो काफ़ी पावरफुल हुए जा रहे थे, और मतलब ये क्योंकि फार्मर्स को ये लोग लूट रहे थे, बेसिकली उन्हीं को लोन दे रहे थे, उन्हीं की लैंड ले रहे थे, फिर उन्हीं की लैंड से ये लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे खुद ही के एजेंट से। तो ये पूरा जो लूप होल था उसमें से फार्मर पीछे जा रहे थे, फिर जो गरीब लोग थे वो पीछे जा रहे थे, और जो पावर गेन किए जा रहे थे, जो रिच हुए जा रहे थे, वो बैंकर्स और रिच मर्चेंट्स जो थे वो सब, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। 3 तरीके का हमने बताया था इस चीज़। अब ये सेकंड टाइप क्या है, द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. तो ज़्यादातर जो बहुत सारे जो राजपूत किंग्स थे, जैसे हमने पढ़ा था कि दूसरा डिवीजन जो था वो राजपूत वाला था, तो वो लोग क्या थे, ये लोग ज़्यादातर अम्बेर या फिर जोधपुर से बिलोंग करते थे, और ये लोग मुगल्स को काफ़ी साल से सर्व कर रहे थे। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। इसके एक्सचेंज में इनको क्या मिलता था, इनको परमिट किया गया था कि ठीक है आप अपनी ऑटोनॉमी, आपका जो एरिया है वहाँ पे आप अपनी ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप वहाँ पे अपना शासन कर सकते हो। इन द 18th century these rulers now attempted to extend their control over adjacent villages। 18th century तक क्या हुआ कि इन रूलर्स को और ज़्यादा सहमति दी गई कि वो अपना कंट्रोल जो उनके आसपास के रीजन है वहाँ तक ये लोग फैला सके। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर हु वाज आल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। एक अजीत सिंह का यहाँ पे नाम दिया गया है जो कि रूलर थे जोधपुर के रूलर थे, इनको भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व किया गया एट द मुगल कोर्ट, इसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया गया कि ठीक है मतलब हम आपको दे रहे हैं लेकिन आप हमारे अंडर में रहोगे, आप अपने एरिया पे रूल कर सकते हो।
These influential Rajput families claim the subadari of the rich provinces of Gujarat and Malwa. तो ये जो influential Rajput families थी, ये क्या क्लेम करते थे? सूबेदारी क्लेम करते थे। ये लोग सूबेदारी क्लेम करते थे किसकी? जो भी रिच प्रोविंसेस थी गुजरात और मालवा की, वहाँ की सूबेदारी ये लोग क्लेम किया करते थे। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा सिंह ऑफ अम्बेर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। तो जो राजा अजीत सिंह थे वो थे जोधपुर के, उन्होंने गवर्नरशिप ली हुई थी गुजरात की, और वहीं सवाई राजा जयसिंह जो कि अम्बेर के थे, उन्होंने गवर्नरशिप ली हुई थी मालवा की। दीज ऑफिसर्स वर रिन्यूड बाय एम्परर ऑफ जहांगीर शाह इन 1713। और ये जो ऑफिसर्स थे वो रिन्यू किए गए थे कहाँ के एम्परर द्वारा? जहांगीर शाह इन 1713 में। They also tried to extend their territories by seizing portion of imperial territories neighboring their watans. Nagaur was conquered and annexed to the house of Jodhpur, while Amber seized large portions of Bundi. तो यहाँ पे मतलब इनको ये भी परमिट किया गया कि वो अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड कर सकते हैं बाय सीजिंग पोर्शन ऑफ इंपेरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन्स। मतलब जो भी उनके वतन्स, मतलब जहाँ पे बेसिकली वो रूल करते हैं, जहाँ पे उनको ऑटोनॉमी मिली थी कि वो लोग वहाँ पे रूल कर सकते हैं, तो वो वतन के नाम से बोला जा रहा है यहाँ पे। और तो उनको ये एक्सटेंड कर दिया गया था कि अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी अगल बगल की जो भी टेरिटरीज है वहाँ तक। नगौर वॉज कनकोर्ड, तो इससे क्या हुआ? जो नगौर था वो कनकोर्ड कर लिया गया था, ले लिया गया था, एंड एनेक्स टू द हाउस ऑफ जोधपुर। ठीक है, मतलब उसको ले लिया गया था जोधपुर तक। ठीक है, वाइल अम्बेर को सीज कर लिया गया था पोर्शन ऑफ बुंदी के साथ। ठीक है, सवाई राजा सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा। वहीं जो सवाई राजा सिंह थे उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली थी जयपुर में, और उनको सूबेदारी दे दी गई थी आगरा की 1722 में। मराठा कंपेन इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740s पुट सेवर प्रेशर ऑन दिस प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। वहीं पे जब मराठा कंपेन थे राजस्थान में, मराठा जो थे वो कंपेन कर रहे थे राजस्थान में फ्रॉम द 1740s put severe pressure on these principalities and check their further expansion। मतलब उन अपने और फर्दर एक्सपेंशन के लिए वो लोग बहुत पहले से कंपेन कर रहे थे 1740s से, जो कि वो भी इफेक्ट में आया बाद में। तो यहाँ पे कुछ राजा जय सिंह ऑफ जयपुर के बारे में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जय सिंह इन पर्सन अकाउंट ऑफ 17, मतलब उनके बारे में बताया गया, उनको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया था। क्या? राजा जय सिंह वॉज एट द हाइट ऑफ हिज पावर, ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 years and of Malwa for 5 to 6 years. He posed a large army, artillery and great wealth. His sway extended from Delhi to the banks of the Narmada। तो राजा जयसिंह थे वो इनकी मतलब काफ़ी इनकी पावर थी। ठीक है, वो 12 साल तक आगरा में रूल किए थे, वहीं वो मालवा में 5 से 6 साल तक वेट किए थे। उनकी बहुत सारा आर्मी थी, ये सब था। ठीक है, इसके अलावा हिज वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा। इन्होंने अपना जो भी इनका पावर का एक्सपेंशन उन्होंने दिल्ली से लेकर पूरा बैंक ऑफ नर्मदा तो उन्होंने अपनी पावर एक्सटेंड कर ली थी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम थोड़ा सा ही बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा सीजिंग इंडिपेंडेंस, यहाँ से हम कवर करेंगे। अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। पसीने के साथ।